एग्ज़ाम हंटर से जुड़ने के लिए उसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर सारे आपको पेड टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स का टेस्ट, साथ ही साथ क्विज़ वगैरह, फ्री पीडीएफ सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा कि आपको जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना होगा बीपीएससी एग्ज़ाम हंटर, या यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। इसको आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। सो दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम जो है उसको हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले इस पर 3 लेक्चर आ चुका है, जिसमें टेस्ट 1, टेस्ट 2 एंड टेस्ट 4 का आ चुका है वीडियो। टेस्ट 3 का रह गया था, ठीक है। तो उसको हम लोग करेंगे और कुछ टेस्ट और मिलाकर हम लोग क्या करेंगे, सारे जो इतने मोटे लगभग 600 to 700 पेज का स्पेक्ट्रम है, उसको हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में करके रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। मतलब जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट हुआ था, कब? 1916 में, ठीक है। उसका मेन रीज़न क्या है, ठीक है। और इसी पैक्ट में आपको पता होगा, जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ सेशन जब हुआ था कांग्रेस का, तो इसी में गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने क्या हुआ, मिले थे और उनको बताए थे चंपारण के बारे में। तब क्या हुआ था, 1917 में जाकर गांधी जी क्या किए थे, चंपारण आए थे। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कौन से सेशन में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को मिले थे और चंपारण की जो दुर्दशा है, जो प्रॉब्लम है, बताया था, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि लखनऊ पैक्ट का कारण क्या था। तो ब्रिटेन रिफ्यूजल टू हेल्प टर्की, आपको पता होगा खिलाफत मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो उससे पहले क्या हुआ था कि जो वार हुआ था, खिलाफत मूवमेंट एक्चुअली क्या चल रहा था, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था दोस्तों, उस समय ब्रिटेन जो था, ब्रिटिश था, वो टर्की के अगेंस्ट लड़ा था, ठीक है। तो हेल्प करने से मना कर दिया था। स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगला रीज़न क्या है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में, वो जाकर 1911 में उसको फिर से क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। मतलब आपस में उसको जोड़ दिया गया बंगाल को, ठीक है। तो इससे क्या थे, मुस्लिम लोग नाखुश थे। ये हार्डिंग के समय में हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। जब बंगाल का विभाजन रद्द हुआ तो मुस्लिम लोग जो अंग्रेज़ है उनसे खफा हो गए थे, ठीक है। अगला देखिए, मुस्लिम और कांग्रेस द्वारा सेल्फ गवर्नमेंट का क्या था, जो रूल था, उनका डिमांड था कि हम लोग क्या होना चाहिए, जस्ट लाइक अ डोमिनियन स्टेटस, सेल्फ गवर्नमेंट, हम लोग खुद का शासन होना चाहिए। उन दोनों का, मुस्लिम का भी एज वेल एज कांग्रेस का भी क्या था, गोल जो था सिमिलर था, एक ही था, दैट इज़ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। कांग्रेस का तो पहले से था, लेकिन मुस्लिम का क्यों हुआ, तो आपको पता लग गया होगा। वर्ल्ड वार फर्स्ट में टर्की के खिलाफ जो नाइंसाफ़ी किया गया, साथ ही साथ बंगाल का जो विभाजन है उसको क्या कर दिया गया, फिर से मर्ज कर दिया गया। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। इसमें पूछ रहा है रीज़न क्या है, तो सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो सी दोस्तों करेक्ट आंसर है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि होम जो रूल लीग मूवमेंट हुआ था, होम रूल लीग आंदोलन के क्या कारण थे, फैक्टर क्या था, ठीक है दोस्तों। तो पहला फैक्टर देखो, ठीक है। पहला फैक्टर क्या बोल रहा है, इसमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो मॉडरेट वर डिसइल्यूजन विथ द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, आपको पता होगा कि जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो सुधार कब हुआ था, 1909 में हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया गया था, किस लोग को, मुस्लिम को। तो एक तरह से अब मान लो कि ब्रिटिश ने क्या करा, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी यहाँ पर अपनाया, ठीक है। तो मॉडरेट जो थे, नरमपंथी जो थे, उनको लग गया कि इस जो रिफॉर्म आया था 1909 में, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये हमको क्या बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, तो उस समय जो खाना हो गया, उसके अलावा अदर प्रोडक्ट हो गया, समझ रहे हो ना, सबका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और टैक्स भी बहुत ज़्यादा ब्रिटिश के द्वारा लगा दिया गया था। तो ये भी सही है, ठीक है। अगला देखिए, अगला स्टेटमेंट है देयर वाज अ नीड फॉर पॉपुलर प्रेशर टू अटेंड कंसिडरेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब क्या है कि
सरकार से विचार प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय दबाव की आवश्यकता थी। मतलब क्या है कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, तो हमें सरकार पर कहीं ना कहीं किसी तरीके से प्रेशर बनाना चाहिए अपने डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 सारे स्टेटमेंट हो गया दोस्तों सही। आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि व्हाट वाज या वर द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो वर्ल्ड वार पहला जो हुआ था उसमें जो ब्रिटिश पार्टिसिपेट किया था उसको लेके हमारे जो नेशनलिस्ट थे उनका रिस्पॉन्स क्या था। ठीक है, तो आप इसका आइए पहला स्टेटमेंट देखिए। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, मॉडरेट जो थे, नरमपंथी जो थे, वो क्या किए थे, सपोर्ट किए थे। तो ये सही है, उन्होंने सपोर्ट किया था। उनको लगा था कि अगर हम ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे तो ब्रिटिश क्या करेगा, आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट हमें जो सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, सेल्फ गवर्नमेंट का पावर देगा। ठीक है, इसलिए जो मॉडरेट थे वो सपोर्ट कर दिए थे। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखिए। अगला स्टेटमेंट है कि जो क्रांतिकारी थे, रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या किया, एक अपॉर्चुनिटी देखा कि ब्रिटिश क्या है, वर्ल्ड वार फर्स्ट में इंगेज है और हमें ब्रिटिश पर अटैक कर देना चाहिए और हमें इंस्टेंट फ्रीडम मिलना चाहिए। तो स्टेटमेंट सही है। एग्जाम्पल में देख लो दोस्तों, गदर पार्टी का, वो भी एक इस समय काफ़ी एक्टिव क्रांतिकारी मूवमेंट था। लाला हरदयाल का नाम सुने होंगे, तो क्रांतिकारी मूवमेंट था इस समय का। तो भी स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, जो गरम दल था, एक्सट्रीमिस्ट था, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, गलत है। एक्सट्रीमिस्ट भी क्या किए थे दोस्तों, सपोर्ट किए थे। इन लोगों का बस एक ही डिल्यूजन था कि हमें वार के बाद क्या मिलेगा, हमें सेल्फ रूल मिलेगा। ठीक है, तो इसमें दो स्टेटमेंट सही है, लास्ट गलत है। तो इसमें हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इसमें से स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया है, आपको पढ़ के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू स्टार्ट नेशन वाइज मास मूवमेंट। ठीक है, मॉडरेट वर इनकरेज्ड बाय न्यूज़ ऑफ काउंसिल रिफॉर्म। ठीक है, देखो अब दोनों स्टेटमेंट सही है। अब देखो, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जो गरम दल वाले जो थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो चाहते थे कि मूवमेंट कोई भी हो वो पूरे इंडिया में फैला होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लो स्वदेशी मूवमेंट, तो स्वदेशी मूवमेंट बंगाल वाले रीजन में ही एक्टिव था, लेकिन मॉडरेट का कहना था कि नहीं, ये इसी रीजन में करो। लेकिन जो चरमपंथी थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, वो चाहते थे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैला होना चाहिए। इसी के कारण क्या हुआ कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में क्या हुआ, बना नहीं, और आगे चलकर इन लोगों के बीच में जो स्प्लिट हुआ उसको हम सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1907 में। ठीक है, अब देखो मॉडरेट्स जो थे, जो नरमपंथियों थे, नरम दल थे, वो हमेशा चाहते थे कि प्यार से रिफॉर्म करना। क्यों, वायलेंस पर कभी भरोसा नहीं करते थे, प्रेशर टैक्टिक्स पर काम करते थे। ठीक है, तो चाहते थे कि हमको क्या करना चाहिए, काउंसिल को रिफॉर्म करना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, उसमें इंडियंस को घुसाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट पर हमें क्या करना चाहिए, प्रेशर्स बनाना चाहिए। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें गलत बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है ना, व्हाट वाज द रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। मूवमेंट वाज मतलब क्या है कि जो स्वदेशी मूवमेंट था ना, वो लीडरलेस था। मूवमेंट क्या था, लीडरलेस था। हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट, गलत बताना है। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट में कोई एक नेता नहीं था। जैसे गांधी जी, नॉन कॉपरेशन में गांधी जी लीड किए थे, सिविल डिसोबीडियंस में गांधी जी लीड किए थे, वैसे ही स्वदेशी आंदोलन में आप देखोगे तो बहुत सारे लीडर थे। कोई एक क्या था, कोई एक लीडरलेस नहीं था। ठीक है ना, लेकिन हालांकि इसको कोई लीड नहीं किया था। ठीक है ना, तो देखो अब स्टेटमेंट क्या है, द मूवमेंट वाज लीडरलेस। तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना, बहुत सारे लीडर थे, बहुत सारे नेता थे, लेकिन गांधी की तरह कोई इसको लीड नहीं कर रहा था। ठीक है, अगला देखो अब, द मूवमेंट रीच टू द मासेस।
जन आंदोलन ये बन चुका था, ये गलत है। जन आंदोलन न बनने के कारण ही नरम दल और गरम दल में क्या हुआ, डिस्प्यूट हुआ था। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है। अब अगला देखिए, अगला स्टेटमेंट है कि इनॉर्मस यूज ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड पैसिव रेसिस्टेंस, ये भी गलत है। ठीक है, कुछ हद तक यूज हुआ था, इनॉर्मस नहीं हुआ था। ठीक है, अगला देखो, नेताओं के बीच आंतरिक कलह, मतलब क्या हुआ था कि जो लीडर्स थे उनके बीच में, उनके बीच में क्या हुआ था, आपस में मतभेद था। ठीक है, तो ये क्या है, सही है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसमें हमको गलत बताना है, आपको सही कैसे है, एग्जाम्पल देख लो, नरम दल और गरम दल। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, सही है। तो हमारे दो स्टेटमेंट ही गलत है, 2 और 3। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6 दोस्तों, वाई डिड एक्सट्रीमिस्ट एक्वायर्ड अ डोमिनियन इन्फ्लुएंस ओवर स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। मतलब क्या है कि जो जो गरम दल थे, चरमपंथियों जो थे, वो हावी क्यों पड़ गए स्वदेशी मूवमेंट में। अगर देखा जाए तो उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक क्यों रहा। ठीक है, तो बताना है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि जो मॉडरेट थे, नरम दल थे, वो कहीं ना कहीं फेल हो गए रिजल्ट, ब्रिटिश से अपने रिजल्ट को गेन करने के लिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। गवर्नमेंट हैड रीस्टोर्ड द सबमिसिव मेजर्स। ठीक है, नहीं, ये गलत है। सरकार कभी भी विनम्र उपाय को बहाल नहीं दिया था। हालांकि क्या है कि सरकार स्वदेशी मूवमेंट को दबाने की भी कोशिश किया था। अगर आप देखोगे तो सूरत स्प्लिट के बाद जितने भी जो गरम दल के नेता थे उनको कहीं ना कहीं भेज दिया गया, किसी को काला पानी की सज़ा, किसी को 6 साल की सज़ा, ऐसे करके हो गया। ठीक है, अब देखो अगला स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अगला देखिए, दोनों बंगालों की सरकारों की विभाजनकारी राजनीति ने उन्हें राष्ट्रवादियों को शर्मिंदा कर दिया। ठीक है, मतलब द डिवेसिव टैक्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बोथ द बंगाल हैड बीन इम्बिटर्ड द नेशनलिस्ट। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये सही है। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि 1905 में जो विभाजन हुआ था उससे पहले जो आईएनसी नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने काफ़ी कोशिश किया कि ये विभाजन को ना होने दे, लेकिन ये क्या हुआ, विभाजन हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सी 1 और 3 इज़ करेक्ट। अगला देखिए, अगला स्टेटमेंट क्या है, व्हाट वर द न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल बाय एक्सट्रीमिस्ट। मतलब चरमपंथियों का नए संघर्ष का रूप क्या था। ठीक है, पहला प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी को बढ़ावा देना। तो एक दोस्तों क्या था, सही है। ठीक है, पब्लिक मीटिंग एंड प्रोसेसन, ये भी सही है। दे टुक द इंस्पिरेशन फ्रॉम लिबरल स्कूल ऑफ थॉट, मतलब क्या है कि उदार विचारधाराओं से प्रेरणा ली, गलत, क्योंकि ये वायलेंस में बिलीव करते थे। तो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट से कहीं ना कहीं इनका कोई भी लिंक नहीं था। तो हो जाएगा 1 और 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आ जाओ अगले की ओर। अगला है कि आपको इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति से एसोसिएटेड कौन है, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय। ये सही है दोस्तों, ऐसे ऐसे नाम आपको याद करने होंगे। स्वदेश बांधो समिति, अश्वनी कुमार दत्त, ये भी सही है। यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है। बंगाल नेशनल कॉलेज, नंदलाल बोस, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा आपका, सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरविंदो घोष क्या थे, इस बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिएक्शन टू द पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिक्रिया क्या था बंगाल विभाजन को लेकर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखो, सपोर्ट फॉर एंटी पार्टीशन मूवमेंट फॉर स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल। मतलब क्या हुआ कि उसके अगेंस्ट, जो बंगाल का जो विभाजन हुआ उसके अगेंस्ट थे और उन्होंने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया, समर्थन किया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है।
पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या किया, कंडेम किया, निंदा किया। ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। कांग्रेस वाज रेडी टू गो बियॉन्ड द बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड स्टार्ट मास स्ट्रगल फॉर स्वराज। ये गलत है। स्वदेशी मूवमेंट में या बंगाल के समय में कोई ऐसा मास मूवमेंट नहीं हुआ। पहला मास मूवमेंट कब हुआ था दोस्तों, तो गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में हुआ था। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत है। 1 और 2 इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, बी इज़ द सही है, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है कि रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट, इसमें से आपको पढ़ना है। एसर्शन ऑन रीजन दिया हुआ है। ऑफिशियल रीजन्स फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल वाज टू ईज द एडमिनिस्ट्रेशन। अब करजन ने जब बंगाल का विभाजन किया था तो उसने क्या बोला था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को आसान बनाने के लिए हम बंगाल को विभाजन कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल अगर देखें तो उस समय क्या था, बहुत बड़ा था, बांग्लादेश वाला भी रीजन था, ठीक है। लेकिन रियल इंटेंशन क्या था, रियल इंटेंशन था डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिटिक्स। अगर आप देखोगे तो बंगाल वाला रीजन है ना, उस समय बहुत ही बुद्धिजीवी लोग यहीं से थे, ठीक है, और एक नेशनलिज्म का गढ़ था, ठीक है। तो करजन ने क्या सोचा कि इसको डिवाइड करके जो नेशनलिज्म का जो गढ़ है उसको क्या करना है, ख़त्म कर देना है। तो रियल मोटिव वाज टू कंट्रोल द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद को क्या करना था, ख़त्म करना था। तो इसका हो जाएगा बोथ सही है, और आर जो है रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेन करता है किसको, एसर्शन को, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, ठीक है। जब मिलिटेंट नेशनलिज्म से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए कि ग्रोथ जो हुआ है मिलिटेंट नेशनलिज्म का वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है, ये सही है। पश्चिमीकरण के कारण ही, बढ़ते पश्चिमीकरण के कारण वन ऑफ द रीजन था जिसके कारण मिलिटेंट नेशनलिज्म का राइज हुआ, ठीक है। अगला देखो, अगला है अनट्रेंड लीडरशिप, ये गलत है, ठीक है। जो भी मिलिटेंट नेशनलिज्म था उसका कोई ना कोई एक नेता था, लीड करता था, ठीक है। अगला देखो डिफीट ऑफ इथोपिया बाय इटालियन आर्मी, ये भी गलत स्टेटमेंट है। अगला देखो इम्पोजिशन ऑफ आईपीसी सेक्शन 124A। आपको पता होगा कि 124A क्या बोलता है, देशद्रोह से, जो अभी भी काफ़ी डिबेट में रहा है। और हाल में ही 22वां लॉ कमीशन का रिपोर्ट आया है जिसमें अभी इसको सपोर्ट भी किया है, डिस्पाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसको क्या बोला है पार्लियामेंट को कि ये इसको भाई थोड़ा देख लेने के लिए ये अभी के समय में सही नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं कर्टेल कर रहा है और इसका मिसयूज बहुत ही किया जा रहा है, देशद्रोह का चार्ज लगा गया, सिडिशंस का चार्ज लगा गया, ठीक है ना। तो उस समय से ही लागू है, ब्रिटिश के समय से ही लागू हुआ था, तो ये भी इसके अगेंस्ट था, जिसके कारण था मिलिटेंट नेशनलिज्म का ग्रोथ होना, ठीक है। तो 1 और 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एंड आर द प्रोविज़न ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है। अब देखो बजट पर मतदान होना गलत है। बजट पर कोई मतदान, अगर आप इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ था नहीं। इसमें सिर्फ था कि बजट पर हम सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं। बजट में पहली बार हुआ कि हम डिस्कस कर सकते हैं लेकिन उस पर वोट नहीं कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट गलत है। अगला स्टेटमेंट देखिए, एलिमेंट ऑफ इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम, पहली बार चुनाव की प्रक्रिया पर बात की गई, इंट्रोड्यूस किया गया, तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बजट इसमें क्या था कि डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर वोट नहीं कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट गलत हो गया, बजट कुड नॉट बी डिस्कस, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट देखो, गवर्नर जनरल काउंसिल कुड हैव 6 to 10 नॉन ऑफिशियल मेंबर, मतलब क्या है कि 6 से बढ़ा के 10 कर दिया गया गैर सरकारी सदस्य गवर्नर जनरल काउंसिल में, तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। 2 और 4 इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13वां है कि व्हाट इज़ एंड आर द कंट्रीब्यूशन मेड बाय मॉडरेट नेशनलिस्ट, मतलब जो नरमपंथी थे उसने क्या योगदान दिया, नरमपंथी राष्ट्रवादी ने क्या योगदान दिया, ठीक है। तो पहला, इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, ब्रिटिश
साम्राज्य का आर्थिक आलोचन, आपको पता होगा ये स्टेटमेंट सही है। दादा भाई नौरोजी का क्या है, एक बुक है ड्रेन, उनका एक कंसेप्ट दिया गया है ड्रेन ऑफ वेल्थ, आपके बारे में आप इसके बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो नरम दल थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ब्रिटिश कैसे हमारे इकोनॉमिक को, हमको आर्थिक एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है। डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स, ये भी सही है, उन्होंने सिविल राइट्स का भी डिमांड करा था किससे, ब्रिटिश से। हमेशा सिविल राइट्स मतलब होना चाहिए, फ्रीडम टू प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, ये सब होना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, वाइडन द डेमोक्रेटिक बेस ऑफ द मूवमेंट, ये गलत है। यही एक कमजोरी था मॉडरेट का कि वो कभी चाहता नहीं था कि मास मूवमेंट या मूवमेंट जो हो हर जगह पहुँचे। मतलब क्या है कि मॉडरेट कभी नहीं पीजेंट्स को कभी इंक्लूड नहीं किया, हमेशा रिलाई किस पर करता था, मिडिल क्लास पर। जब गांधी आए तो पीजेंट्स को लेकर नेशनल लेवल पर उतरे। इसीलिए बोला जाता है कि गांधी जो है पहला ऐसे नेता थे जो मास मूवमेंट को स्टार्ट किए, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अगला देखो, बेटर ट्रीटमेंट फॉर इंडियन लेबर एब्रॉड इन ब्रिटिश कॉलोनीज, मतलब जो ब्रिटिश के जितने भी कॉलोनी थे भारत के अलावा, उसमें जो भारतीय लेबर है उसका बेहतर उपचार, बेहतर फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। तो स्टेटमेंट सही है। तो 1 to 4 स्टेटमेंट सही है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14वां, मॉडरेट का मेथोडोलॉजी क्या था, अप्रोच क्या था। स्टेटमेंट 1, ठीक है, अराउज कॉन्शियसनेस एंड नेशनल स्पिरिट, एजुकेट देम विथ ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन। स्टेटमेंट गलत है। मतलब क्या है कि मॉडरेट जो थे, जो नरम दल थे, नरम दल क्या करते थे, वो भावना तो जगाते थे, कॉन्शियसनेस जगाते थे, नेशनल स्पिरिट, नेशनलिज्म भी का भावना भी लोगों में जगाते थे, एजुकेट भी करते थे, सही है। लेकिन उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया था, मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया था, ट्रेडिशनल एजुकेशन को नहीं, ठीक है। तो स्टेटमेंट गलत है। अगला देखो, अगला है परसुएड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है। मतलब क्या है कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भारत में सुधार करने के लिए राजी करना। बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म इनके कारण हुआ, इनके कारण, नरम दल के कारण। अगर आप देखोगे तो 1892 में जो प्रोविज़न ऐड किए गए या 1909 में ऐड किए गए, तो ये सब कहीं ना कहीं क्या था, जो नरम दल का प्रेशर था। तो ओनली 2 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां। क्वेश्चन नंबर 15वां है कि रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट, एओ ह्यूम एंड अल्फ्रेड वेव गेव फाइनल शेप टू INC। गलत है, फाइनल शेप नहीं दिया था, कंसेप्ट दिया था एओ ह्यूम, ठीक है ना। तो एक गलत हो गया, ठीक है। WC बनर्जी प्रिसाइडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ INC कांग्रेस एट बॉम्बे। मतलब WC बनर्जी कांग्रेस का जो पहले सेशन की अध्यक्षता की थी, प्रेसिडेंट था, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट सही है, बी स्टेटमेंट सही हो गया। अगला देखो, फर्स्ट INC सेशन वाज अटेंडेड बाय आनंद मोहन बोस, उनके द्वारा अटेंड नहीं किया गया था, ठीक है। तो स्टेटमेंट ओनली 2 सही है, सी इज़ द करेक्ट। अगला देखो अब क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ एन आर एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस, ठीक है ना। जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। फॉर्मुलेट डिमांड टू यूनिफाई पीपल ओवर कॉमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम, बात सही है। एक आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम पर लोगों को एकजुट करने की मांग को तैयार करना, सही है, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड हेडक्वार्टर फॉर द मूवमेंट, किसी भी आंदोलन के मुख्यालय स्थापित करना, ये भी सही है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। अगला देखो, प्रमोट एंड नर्चर द डिमांड ऑफ मिडिल क्लास, ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव नहीं था। हालांकि उसका जो फैन बेस था वो मिडिल क्लास था, लेकिन सिर्फ मिडिल क्लास के डिमांड्स को मांगना, दैट इज़ नॉट द एम ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का एम था इंडिपेंडेंस, भारत को आज़ाद कराना, ठीक है। अगला देखो, प्रोमोट फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ये भी सही है। मतलब हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स में के जो पॉलिटिकल वर्कर है, उन आपस में क्या है, फ्रेंडली, जो दोस्ती का जो रिश्ता है, फ्रेंडली रिलेशन है, उसको क्या करना है, उसको बढ़ाना है।
तो 1 2 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 17वां है दोस्तों कि व्हाट वाज द डिमांड ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन सबसे पहले आप देखो ये भाई है क्या, तो इसके बारे में अगर देखेंगे तो इस फाउंड हुआ था सबसे पहले, इसको बनाया गया था 1851 में। कहाँ पर दोस्तों? कलकत्ता में। ठीक है। फर्स्ट मेजर, इसके बारे में आप जान लो, ये इंडिया का पहला मेजर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है ना, इंडिया का। अब देखो, अब इसके अगर आप डिटेल में जाते हैं तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो था ना दोस्तों, वो 2 सोसाइटी से बन के, 2 सोसाइटी या 2 ऑर्गेनाइजेशन से मिल के बना है। एक का नाम सुने होंगे आप, लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है, प्लस ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। तो दोनों का क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। मर्ज करके बना क्या? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है। इसके पहले प्रेसिडेंट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, इसके पहले प्रेसिडेंट थे सॉरी, राधा कांत देव। ठीक है। इसका सेक्रेटरी जो थे वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। अब आइए इसके बारे में इनका डिमांड क्या था। तो पहला डिमांड है इनका दोस्तों, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियल फंक्शंस। न्यायिक कार्य से कार्यपालिका का अलग करना। करेक्ट है। ठीक है। नमक शुल्क को समाप्त करना, ये भी सही है। एवोल्यूशन ऑफ साल्ट ड्यूटी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट लेजिस्लेचर और पॉपुलर कैरेक्टर। मतलब क्या है कि सेपरेट लेजिस्लेचर का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए जिसमें क्या हो, इंडियन का भी पार्टिसिपेशन हो। तो ये भी सही है। ठीक है। तो 1 2 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18वां देखो। क्वेश्चन नंबर 18वां है दोस्तों, इनकरेक्ट पेयर्स को बताना है। ठीक है। इनकरेक्ट पेयर को बताना है। तो इनकरेक्ट पेयर को बताना है। देखो, तो अगला है बंग भाषा परीक्षा या प्रकाशन सभा। परीक्षा या प्रकाशन सभा। ठीक है। 1936 बाई राजा राम मोहन रॉय। तो स्टेटमेंट क्या है? गलत है। किसके द्वारा किया गया था? तो एसोसिएट ऑफ राजा राम मोहन रॉय। आपको पता होगा राजा राम मोहन रॉय की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है। अगला देखो, इंडियन लीग 1875 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। गलत है। इंडियन लीग किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो शिशिर कुमार घोष। ठीक है। अब देखो तीसरा, मद्रास महाजन सभा बाई विजय राघवचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंद चार्लू। ठीक है। तो नाम तो सही है लेकिन 1885 की जगह 1884 होगा। ये डेट इसलिए इतना माइन्यूट डेट यहाँ पर दिया हुआ है कि बीपीएससी ऐसा डेट पूछ लेती है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन बाई दादा भाई नौरोजी इन 1866, 1866 नॉट 1865। तो सारे स्टेटमेंट क्या हो गए दोस्तों? गलत हो गए। तो मोर देन 1। ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज एंड वर डिमांड ऑफ इंडियंस इन अर्ली हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है। तो इंडियन का लगभग अर्ली हाफ ऑफ 19th सेंचुरी या देखे 19वीं शताब्दी के शुरू वाला जो चरण देखे उसमें भारतीय की क्या मांग थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन का रिफॉर्म, प्रशासनिक सुधार, सही है। वेस्टर्न एजुकेशन या शिक्षा का स्प्रेड भी सही है। कंप्लीट कंट्रोल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये कभी मांग नहीं रहा है। ठीक है ना, पहले के समय में। इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सही है। तो 1 2 and 4 इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 20वां है दोस्तों कि व्हाट वाज द फैक्टर व्हाट इज़ द फैक्टर ऑन ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास का क्या कारक था। ठीक है। तो पहला देखो, अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किए गए आधुनिकरण की शाखा, मतलब मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है। तो मॉडर्न नेशनलिज्म का एक कारण था। जब मॉडर्नाइजेशन आया
तो रेलवे आया, न्यूज़पेपर आया, बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस हुए जिसके कारण लोगों का कनेक्टिविटी बढ़ा। ठीक है ना। अगर आप पंजाब में हो तो बंगाल के लोगों से आराम से मिल सकते हैं रेलवे के द्वारा, कनेक्शन कर सकते हैं पोस्ट कार्ड न्यूज़पेपर के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट था वो मॉडर्नाइज हो गया। राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, ये भी सही है। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का उदय, आपको देखे होंगे कि खासकर इन लोगों की पढ़ाई कहाँ पर होती थी, बाहर होती थी, लंदन में होती थी। ठीक है। और वहाँ से पढ़ के आते थे और वो हेल्प करते थे किस में, अपने मॉडर्न नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में, लोगों को अवेयर करने में। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टेटमेंट, अपसर्ज ऑफ नेशनलिज्म कंसेप्ट एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, राष्ट्रवाद की अवधारणा एंड आत्मनिर्भर का उदाहरण, ये भी सही है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, गलत है, ये होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ कि जो मॉडर्निटी आया, जो मॉडर्न इन्वेंशन ये सब हुए, उसमें क्या हुआ कि इंडियन इकोनॉमी का क्या हुआ, इंटीग्रेट हुआ, आपस में जुड़े। कैसे, अगर सपोज करो कि कोई बिजनेस हो रहा है पंजाब में और कोई बिजनेस हो रहा है बिहार में या बंगाल में, तो रेलवे की मदद से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि इकोनॉमिक लोगों का मूवमेंट होने लगा बिजनेस के सिलसिले में। तो इकोनॉमी हमारा क्या हुआ, आपस में जुड़ा, ना कि डिसइंटीग्रेट हुआ। ठीक है। तो 1, 2, 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए, बाल गंगाधर तिलक वाज कम्युनलिस्ट। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक क्या थे, एक कम्युनलिस्ट थे। रीज़न, ही यूज्ड रिलीजन एज अ पॉलिटिकल वेपन्स। ठीक है ना। तो ये बात तो सही है कि रिलीजन्स को एज अ पॉलिटिकल वेपन्स यूज किए थे। आपको पता होगा कि बहुत सारे जो गणपति फेस्टिवल्स के बारे में जानते होंगे, लेकिन वो कभी भी सांप्रदायिक जो दंगे हैं ना वो कभी नहीं कराए, कभी सपोर्ट नहीं करते थे। तो इसका हो जाएगा ये फॉल्स है, आर इज़ ट्रू। आइए क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज सपोर्टर ऑफ स्वदेशी। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा दोनों, फिरोज शाह मेहता एंड अरविंदो घोष दोनों ने सपोर्ट किया था। तो डी, उस समय सुभाष चंद्र बोस थे भी नहीं, तो स्वदेशी मूवमेंट का कोई लेना देना इनसे है नहीं। ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है कि आफ्टर द सेंटेंस ऑफ बीजी बाल गंगाधर तिलक, हु अमंग द फ्लोइंग हैड प्लीडेड फॉर मर्सी एंड सेड माई इंटरेस्ट इन तिलक इज डैट ऑफ अ संस्कृत स्कॉलर। ठीक है। मतलब क्या है कि बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने निम्नलिखित में से दया की याचना की थी और कहा था कि तिलक में मेरी रुचि सिर्फ संस्कृत विद्वान की है। मतलब बाल गंगाधर तिलक का जब जेल हो रहा था तो उस समय कौन सा ऐसा स्कॉलर ने प्लीड किया था जज के सामने कि इनको छोड़ दो, मर्सी दे दो, क्योंकि तिलक जो है ना एक जस्ट लाइक ए संस्कृत स्कॉलर है। तो कोई दंगे भड़काने उड़काने वाला काम या एंटी ब्रिटिश के अगेंस्ट वगैरह जाने का काम नहीं करते हैं। तो हो जाएगा मैक्स मूलर। ठीक है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखो, हु कॉल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस अ बेगिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। भीख मांगने वाली संस्था इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने कहा था, तो वहीं बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 25वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 25वां है कि हु ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूसली फ्रॉम 1904 ऑनवर्ड फोकस ऑन सेल्फ रूल टू इंडिया। मतलब 1904 के बाद लगातार भारत में जो सेल्फ रूल का जो कंसेप्ट है वो किसने जोड़ दिया। ठीक है। तो जोड़ दिया दादा भाई नौरोजी ने। और आपको पता होगा कि दादा भाई नौरोजी ने 1906 में जो INC का जो कांग्रेस चल रहा था उसमें भी ये सेल्फ रूल का, सेल्फ गवर्नमेंट का डिमांड रखा था। ठीक है। हु वाज द फर्स्ट लेडी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हो जाएगा दोस्तों एनी बेसेंट, 1917 में बनी थी। आप कमेंट करके बताइए कि सेशन कहाँ पर हुआ था उस समय, INC का सेशन, जब पहली लेडी प्रेसिडेंट कौन बनी थी, एनी बेसेंट। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27वां देखो, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन ईयर 1885 वाज। मतलब 1885 के समय में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, पहला। ठीक है ना। उस समय क्या था दोस्तों, सेक्रेटरी जनरल कौन था INC का, तो हो जाएगा A.O. ह्यूम। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो, अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में जब जन्म हुआ था, बनाया गया था,
उस समय वायसराय कौन था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो डफरिन साहब थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हु वाज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? सर विलियम्स जोन्स। कब हुआ था? 1884 में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्पेयर्स जो है उसको देखिए, राधाकांत देव, ठीक है। इसमें हमको बताना है कि कौन से पेयर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये ऑलरेडी हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा, तो यहाँ पर गाजुलू लक्ष्मी नारासू चेट्टी नहीं है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो फाउंडर का अगर हम बात देखेंगे दोस्तों, तो पहला फाउंडर नाम है साउथ इंडियन, थोड़ा नाम अजीबोगरीब है, पन्ना पक्कम आनंद चार्लू, ठीक है। उसके अलावा जी सुब्रमण्यम अय्यर। अगला एम विराघव चारियर, ठीक है ना। जो आगे भी हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तीनों का नाम याद रखिएगा, साउथ इंडियन नाम है, आपको बोलने में डिफिकल्टी हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए, फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सही है। तो आपका हो जाएगा 1 and 3, ठीक है, करेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट वाज द कॉज ऑफ आउटब्रेक ऑफ गदर रिवोल्यूशन? गदर रिवोल्यूशन का क्या था? तो बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। आपको ऑलरेडी हम इसके बारे में पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। अब इंडियन होम रूल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन, तो 1905 में इसको बनाया गया था, ठीक है। हु ऑर्गेनाइज द गदर पार्टी? आपको पता है कि गदर पार्टी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय में बनाया गया था। एक तरह से क्या था ये? तो रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, जो प्लान था कि इंडियन जो ब्रिटिश है उस पर अटैक करके इंडिया को आज़ाद कराया जाए। तो लाला हरदयाल, ठीक है। युगांतर पार्टी जो एक तरह से क्या था, रिवोल्यूशनरी भी पार्टी था, वाज लेड बाय, तो जतिंदर नाथ मुखर्जी, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश जर्नलिस्ट H.W. नेविंसन वाज एसोसिएटेड विथ, तो ये थे स्वदेशी मूवमेंट से, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट से एसोसिएटेड थे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। हम लोग टेस्ट 4 भी कर लिए, कुछ टेस्ट और बाकी है जिसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीट जो स्पेक्ट्रम है उसको हम रिवीजन कर लेंगे। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।